हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में जाइलम की स्टडी की थी, है ना। इस लेक्चर में हम लोग फ्लोएम की स्टडी करेंगे। ओके, तो फ्लोएम क्या है? फ्लोएम एक्चुअली लिविंग कंडक्टिंग टिश्यू कंसिडर होते हैं। क्यों होते हैं फ्लोएम? इसे हम लेप्टॉम के नाम से भी जानते हैं, लेप्टॉम। तो फ्लोएम जीवित क्यों है? क्योंकि इसमें फ्लोएम फाइबर के अतिरिक्त जितने भी कंपोनेंट हैं वो सब के सब जीवित। इसका मुख्य काम क्या है? इसका मुख्य काम है भोजन का स्थानांतरण। जाइलम का काम क्या था? जाइलम का काम था वाटर मिनरल्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कराना। फ्लोएम का जो डायरेक्शन है वो बाई डायरेक्शनल है। नॉर्मली पत्तियों में बना हुआ भोजन जड़ों की ओर आता है, इसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट कहते हैं। लेकिन जरूरत पड़ने पर, जैसे पतझड़ का मौसम है, पत्तियां गिर चुकी हैं, उस टाइम नई कलिकाओं को भोजन की जरूरत होती है, तो उस टाइम भोजन जड़ों से पत्तियों की ओर यानी कि लीफ बड की ओर जाता है। तो इस तरीके से जरूरत के हिसाब से, मौसम के हिसाब से इसमें अपवर्ड डायरेक्शन में भी भोजन का स्थानांतरण संभव हो जाता है। तो इसलिए बाई डायरेक्शनल मूवमेंट फ्लोएम में होता है, यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट आपका जाइलम में होता है। जाइलम में यूनिडायरेक्शनल क्यों होता है? क्योंकि पानी हमेशा मिट्टी से एब्जॉर्ब किया जाता है और पत्तियों की ओर स्थानांतरित किया जाता है। ठीक है, तो जीवित संवहनीय ऊतक, है ना, भोजन स्थानांतरण द्विदिशीय रूप में भोजन स्थानांतरण, द्विदिशीय रूप में भोजन स्थानांतरण किया जाता है। ठीक है, अच्छा, इसके द्वारा सामान्यतः पत्तियों में निर्मित भोजन जड़ आदि भागों में स्थानांतरित होता है। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, डाउनवर्ड डायरेक्शन बोलते हैं ना। लेकिन वो विशेष परिस्थिति हो सकती है, वो विशेष कंडीशन है जब इसका स्थानांतरण अपवर्ड डायरेक्शन में होता है। अब हम लिखने जा रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ फ्लोएम। फ्लोएम के घटक याद करो, मैंने टेबल में आपको सब समझा दिया था, है ना। तो सबसे पहला कंपोनेंट है चालनी तत्व मीन्स सीव एलिमेंट। चालनी तत्व सीव एलिमेंट है ना। तो सीव एलिमेंट में क्या क्या होता है? इसमें एक चालनी सेल होती है और एक चालनी नलिका होती है। तो इसके भी दो कंपोनेंट होते हैं, एक सीव सेल और दूसरा होता है सीव ट्यूब। ऐसे ठीक है, इनके लिए कहा जाता है कि सीव ट्यूब विशेष रूप से एंजियोस्पर्म में पाया जाता है, जबकि सीव सेल की प्रेजेंस आपको टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म में मिल जाती है। अच्छा, तो इनके लिए भी कहा जा सकता है, चालनी तत्व के लिए कॉमन जो चीज है वो कि यह जीवित लंबी संवहन
संपन्न करने वाली कोशिका हैं परिपक्व होने पर केंद्रक रहित होती हैं, मतलब इनमें केंद्रक नहीं होता है, ठीक है, केंद्रक रहित होती है। अच्छा, तो इनमें जो उपापचय क्रियाएं होती हैं उन्हें कौन कंट्रोल करता है? अच्छा, रहित होती हैं तथा कोशिकांग भी अनुपस्थित होते हैं, कोशिकांग भी अनुपस्थित होते हैं, ठीक है। अच्छा, इनकी उपापचय क्रियाओं को कंट्रोल कौन करता है? जो स्लाइड की एक्चुअली एक बात और समझने की है, इनमें न्यूक्लियस नहीं है, कोशिकांग नहीं है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। एक्चुअली ये एक अडेप्टेशन है, ये एक अनुकूलन है, किसके लिए? भोजन स्थानांतरण के लिए, ठीक है। तो कह सकते हैं इनकी उपापचय क्रिया पार्श्व दिशा में स्थित जो सखी कोशिका होती हैं, हेल्पर सेल होती हैं, उनके द्वारा संपन्न होता है। उपापचय क्रिया पार्श्व दिशा में स्थित कोशिका का केंद्रक नियंत्रित करता है, ठीक है। ये अब एल्ब्यूमिनस सेल जिम्नोस्पर्म में पाई जाती है, कंपेनियन सेल सीप ट्यूब के पार्श्व दिशा में होती है और वो एंजियोस्पर्म में पाई जाती है। इसे हम डायग्रामेटिक फॉर्म में समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसके डायग्राम को समझें। सीप सेल का डायग्राम, ये सीप सेल है, इनमें क्या डिफरेंस है ये हमें समझना है। ऐसे इनकी पार्श्व दिशा में एक खास सेल है, ऐसे इस तरीके से, ऐसे, इसे हम कहते हैं एल्ब्यूमिनस सेल। दोनों ही पिट फील्ड के द्वारा आपस में जुड़ी रहती है, ठीक है। अब इनमें क्या होता है, इनमें सीव एरिया पाए जाते हैं, ऐसे, इसमें सीप ट्यूब नहीं होती है ना, ऐसे सीव एरिया पाए जाते हैं, ऐसे कुछ इस तरीके से यहाँ। और इनमें जो भोजन का डायरेक्शन होता है वो नॉर्मली डाउनवर्ड डायरेक्शन होता है, इस तरीके से, है ना। तो ये चीज कही जाती है। इनकी पार्श्व दिशा में एक खास टाइप की सेल होती है, उन सेल को हम कहते हैं सिंपल फ्लोएम पैरेन्काइमा। क्या कहते हैं? सिंपल फ्लोएम पैरेन्काइमा। ये सिंपल फ्लोएम पैरेन्काइमा, बाकायदा इनमें न्यूक्लियस होता है और ये भी पार्श्व दिशा में ही अरेंज रहती है। क्लियर? इनकी लेबलिंग करें तो क्या क्या, ये तो है सिंपल फ्लोएम पैरेन्काइमा, सिंपल फ्लोएम पैरेन्काइमा। ये रेड कलर में जो आप देख रहे हो, है ना, ये हैं एल्ब्यूमिनस सेल। एल्ब्यूमिनस सेल कहाँ पाई जाती हैं? जिम्नोस्पर्म,
ये एनसीईआरटी लिखती है तो ये हमारे लिए खास हो जाता है ना। अच्छा, ये है पोर्स और ये है सीव एरिया। सीव एरिया कहा जाता है एंड दिस इज डायरेक्शन ऑफ ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड, यानी कि भोजन किस दिशा में स्थानांतरित होता है। डायरेक्शन ऑफ ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड, लोकेशन ऑफ फूड, भोजन स्थानांतरण की दिशा। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है कहीं ना कहीं सीव सेल का, स्ट्रक्चर ऑफ सीव सेल। क्लियर? और इसकी प्रेजेंस होगी आपके कायदे से जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट्स में। तो हम जरा सीव सेल के बारे में समझना चाहेंगे। तो सीव सेल क्या होती है? सीव सेल है ना, एक कोशिकीय संरचना, एक कोशिकीय संरचना है ना, अंतिम सिरे पर एक दूसरे पर व्यवस्थित, ठीक है। सी प्लेट के स्थान पर चालनी क्या बोलते हैं, परत। सी प्लेट के स्थान पर सीव एरिया उपस्थित। ठीक है, सीव एरिया पाए जाते हैं, सी प्लेट नहीं पाई जाती है ना। और उपस्थित है ना, उपस्थिति जिम्नोस्पर्म एंड टेरिडोफाइट्स, ऐसे टेरिडोफाइट्स। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं कहानी है सीव सेल की। अब हम बात करते हैं सीव ट्यूब की। सीव ट्यूब का भी लगभग ऐसा ही स्ट्रक्चर है, लेकिन वो उनकी जो सेल्स होती हैं वो एक दूसरे से सी प्लेट द्वारा आपस में जुड़ी रहती है, और इनकी जो प्लेट होती है वो ऑब्लिकली सेप्टेड होती है, तिरछे रूप में पाई जाती है ऐसे। तो अब हम बात करेंगे सीव ट्यूब की। नेक्स्ट हेडिंग इज सीव ट्यूब, चालनी नलिका। ये कुछ इस तरीके का होता है। ऑब्लिक इसमें सी प्लेट पाई जाती है, कुछ ऐसे। ठीक है, यहां पर इनमें पोर्स या छिद्र पाए जाते हैं। क्लियर? और ये इनमें प्रेजेंस होते हैं ऐसे।
ये है कंपेनियन सेल, है ना। अब ध्यान देने वाली बात है कि इनमें एक खास स्ट्रक्चर पाया जाता है जिन्हें हम कहते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स। इनका जिक्र ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड वाले हिस्से में किया गया है, जहां आपने पढ़ा था भोजन स्थानांतरण या मास फ्लो हाइपोथेसिस। उस मास फ्लो हाइपोथेसिस में इसका जिक्र किया गया है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स। तो ये हैं वही सिंपल फ्लोएम पैरेन्काइमा, ठीक है। और एक और खास बात, यहाँ जो भोजन का डायरेक्शन होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, ऐसे ऐसे आपको भोजन की फ्लो दिखाई देगा, है ना। एनसीईआरटी का डायग्राम आप बना सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप इसको भी बनाओगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्यों? क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे वो आपको इसी से सॉल्व हो पाएंगे, है ना। तो ये है सिंपल फ्लोएम पैरेन्काइमा, क्लियर। एंड दिस इज, अच्छा यहाँ डायरेक्शन क्या होता है, इनका डायरेक्शन कुछ ऐसे, यहाँ फूड मटेरियल इस डायरेक्शन में जाता है। ओके, ये कौन है? कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल कहाँ प्रेजेंस है? एंजियोस्पर्म प्लांट, एंजियोस्पर्म में ये यूनिक कैरेक्टर है। एल्ब्यूमिनस सेल जिम्नोस्पर्म में है, ठीक है। ये हैं सीव पोर, सीव पोर। ये है सी प्लेट, सीव प्लेट। ये भी सिंपल और कंपाउंड दो तरीके की हो सकती है। रेड कलर के देख रहे हो, ये हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स, प्लाज्मिक स्ट्रैंड्स। एक्चुअली इनके लिए कहा जाता है कि ये सीव पोर से होते हुए पास आउट होते हैं, और सीव पोर से जब पास आउट होते हैं तो जब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बनता है मास फ्लो हाइपोथेसिस के दौरान, तब होता ये है कि इनमें मूवमेंट होता है, और उस मूवमेंट से ये पोर्स हमेशा ओपन कंडीशन बने रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सुक्रोज कंटेनिंग जो फ्लोएम सैप है वो फ्लो करता है। अगर इनका ओपनिंग अफेक्ट हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में फिर यहाँ से कंडक्शन की प्रोसेस भी रुक सकती है। इसे हम कहते हैं सीव ट्यूब, ठीक है। दिस इज सीव ट्यूब। तो ये चीजें हैं, है ना। यहाँ पर कैलस प्लग या कैलस पैड भी आपको समझाया जा सकता है। कभी कभी होता यह है कि जब फेवरेबल कंडीशन नहीं होती फोटोसिंथेसिस के लिए, तब इसके पोर्स में कैलो सब्सटेंस का डिपोजिशन हो जाता है, और इसे हम कहते हैं कैलस प्लग, कैलस प्लग या पैड। ये क्या करता है? ये जो सीव ट्यूब हैं इन्हें ब्लॉक कर देता है, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है फिर से ये कैलो सब्सटेंस, कैलोज इज ए डाइसैकेराइड, वो जब फेवरेबल कंडीशन होती है तो कैलोज डिजॉल्व हो जाता है, और ये सीव जो पोर्स हैं वो दोबारा ओपन हो जाते हैं। इस तरीके से सीव ट्यूब दोबारा काम करना स्टार्ट कर देती है। तो इसके बेसिस पर फिर ये कैलस प्लग दो तरीके का हो जाता है। एक है परमानेंट कैलस प्लग या पैड, और दूसरा है टेम्परेरी। टेम्परेरी बेसिस पर देखा जाए तो अनफेवरेबल कंडीशन में ये डिपॉजिट हो जाता है, लेकिन जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है ये मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट होकर दोबारा से इन पोर्स को रीओपन कर देता है, क्योंकि डिजॉल्व होकर ये डिफ्यूज हो जाता है। और अगर ये परमानेंटली डिपॉजिट रहा तो ऐसी कंडीशन में फिर होता ये है कि फिर ये सीव ट्यूब हमेशा के लिए ब्लॉक हो जाती है ना। तो ये चीज़ है, और फिर ऐसी कंडीशन में हम इस कैलस प्लग या पैड को परमानेंट कैलस पैड कहते हैं, और ऐसी कंडीशन में फिर ये सीव जो ट्यूब आप देख रहे हो, ये सीव ट्यूब बार्क में जाके प्लांट से इजेक्ट हो जाती है, बाहर निकाल दी जाती है। ऐसे ही है, मतलब वेसल्स और ट्रैकीट आपने देखा है कि जो सेप वुड है वो हार्डवुड में बदल जाती है, जबकि बाहर की तरफ जो आपका सेकेंडरी फ्लोएम बन रहा है
उसकी सीप ट्यूब भी तो इनएक्टिव होंगी, तो वो कहाँ जाएंगी, वो बार्क में जाएंगी और बार्क से फिर बाहर इजेक्ट कर दी जाएंगी, यानी कि एक्सक्रीट कर दी जाएंगी, है। तो ये चीज़ है। अब इनके लिए एक और बड़ी खास बात है, क्या कि आप इनमें कंपैरिजन करो पहले तो। वहाँ सीब एरिया है, यहाँ सीब प्लेट है, ठीक है। यहाँ पर मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर जरूर है, लेकिन हर सीब ट्यूब का जो एंड पॉइंट है वो ऑब्लिकली अरेंज सीब प्लेट से कवर्ड रहता है ना। इनके बीच में साइटोप्लाज्म स्ट्रैंड्स होते हैं, ऐसे स्ट्रैंड्स हमें वहाँ नज़र नहीं आ रहे हैं, ठीक है। और डायरेक्शन नॉर्मली डाउनवर्ड होता है, क्योंकि नॉर्मली प्लांट में लीव्स जो होती हैं वो फूड मटेरियल का फॉर्मेशन करती हैं और उसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कराती हैं, ठीक है। अब यहाँ कहा जाता है कंपेनियन सेल और सीप ट्यूब ये दोनों ही सिस्टर सेल के नाम से जानी जाती हैं। सिस्टर भाई क्यों कहते हो आप, तो सिस्टर कहने के पीछे वजह ये है कि बोथ आर ओरिजिनेट फ्रॉम सिंगल पेरेंटल सेल, है ना। तो इसलिए हम इन्हें सिस्टर सेल के नाम से भी जानते हैं, क्लियर। और फ्लोएम काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है प्लांट का, और ये कहीं ना कहीं फूड मटेरियल का कंडक्शन संपन्न कराता है। तो इसका एक डायग्राम देखते हैं। इसका एक डायग्राम और होता है, क्या, जैसे मान के चलो ये है, ऐसे इसमें न्यूक्लियस होता है, और यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ कहीं ना कहीं ये सीप ट्यूब है ना। तो दिस इज व्हाट, दिस इज सीप ट्यूब, सीप ट्यूब। और ये कौन है, कंपेनियन सेल, कंपेनियन सेल, ठीक है। दोनों को ही हम कहते हैं कि ये सिस्टर सेल है, क्यों, क्योंकि बोथ आर ओरिजिनेट फ्रॉम सिंगल पेरेंटल सेल, ठीक है। उपरोक्त दोनों कोशिका एक ही जनक कोशिका से बनती है, अतः इन्हें सिस्टर सेल कहा जाता है, सिस्टर सेल कहते हैं। तो ये आप जो डायग्राम देख रहे हो इसे TS मान सकते हो और इसे LS माना जा सकता है ना। ये है, इसके अंदर एक P प्रोटीन पाई जाती है, क्या, P प्रोटीन। ये इसके लिए कहा जाता है कि कभी हाई हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की वजह से अगर सीप ट्यूब में कोई इंजरी हो जाती है तो उस इंजरी को हील करने का काम ये आपकी P प्रोटीन करती है। इसके द्वारा चालनी नलिका में होने वाली क्षति पूर्ति की जाती है। कोई अगर इंजरी हो जाती है तो उसको हील किया जाता है, उसे प्रोटेक्ट किया जाता है, क्लियर। ये चीज, एक और चीज है कि कंपेनियन जो सेल होती है ना, ये इसमें प्रेशर को नियंत्रित करती है ना। कंपेनियन सेल
सीव ट्यूब में दाब नियमन करती है, दाब नियमन करती है। ठीक है, दाब नियमन, प्रेशर को कंट्रोल करने का काम इसका ही होता है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं फ्लोएम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है ना। इसके बाद में आप देखते हो एनसीईआरटी में मेटाफ्लोएम और प्रोटोफ्लोएम शब्द दे रखे। तो इसमें यही बात है कि जब सीव ट्यूब का जो ल्यूमेन है, जो चौड़ाई है, अगर ज़्यादा है तो वो मेटाफ्लोएम कहलाएगा, अगर वो सक्रिय है, कम चौड़ी है, तो ऐसी कंडीशन में हम इसे प्रोटोफ्लोएम के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये है कहीं ना कहीं फ्लोएम से रिलेटेड आपके लिए इंफॉर्मेशन। ठीक है, और कंपेनियन सेल और सीव ट्यूब विशेष रूप से एंजियोस्पर्म में ही पाए जाते हैं। इज दैट क्लियर? ऐसे ये चीज़ है। अब इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट पे चलेंगे, उसका नाम होगा अपने लिए वैस्कुलर टिश्यू, वो टिश्यू सिस्टम। ठीक है, तो हम नेक्स्ट सेगमेंट पे मिलते हैं और स्टडी करते हैं टिश्यू सिस्टम।